सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। जैसा कि हम लोग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसलिए इन क्वेश्चंस पर मैं कोई संदेह नहीं कर पा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो सीरीज में आगे जारी कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच को एंजॉय करना और 2 मंथ का, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल और केवल 2 महीने के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक शॉर्ट टर्म बैच भी हमने रिलीज किया है मात्र 400 रुपीज में। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वहां से भी आप प्रिपरेशन कर पाएं तो पूरा मैटर आपको शॉर्ट टर्म में 3 मंथ के लिए मिल सकता है और ये बहुत ही जबरदस्त बैच होगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि फुल प्रैक्टिस इसमें कराई जाएगी। तो आप चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म बैच को भी आप यूज कर सकते हैं। ऑफर में लगेगा ये बैच जिसका नाम होगा उद्देश्य बैच। तो 3 मंथ की वैलिडिटी के साथ में अगर आप चाहेंगे तो इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? द जनरल फार्मूला ऑफ RCO। ये किसका फार्मूला है भाई? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग ये वाला फार्मूला लिखते हैं तो ये एनहाइड्राइड्स का फार्मूला कहलाता है। तो आप यहाँ एनहाइड्राइड लिख लीजिए, दिस इज एन एसिड, एनहाइड्राइड कहलाता है, ठीक है ना। ऑन बॉइलिंग द कंसंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोब्रोमिक एसिड अगर हमने ले लिया है और हाइड्रोब्रोमिक एसिड को अगर हम लोग कंसंट्रेटेड को लेते हैं तो अब पहले तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड तो आप जानते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक होता है ऐसे ही हाइड्रोब्रोमिक एसिड होता है। तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड का फार्मूला तो HBr होता है, ठीक है ना, समझ में आया आपको। और HBr ले HBr होता है और HBr को हम लोग जो है वो हीट करना है, बॉइलिंग, ऑन बॉइलिंग विद फिनाइल डाइइथाइल ईथर। अब यानी कि हमारे पास में फिनाइल इथाइल ईथर है, ठीक है, फिनाइल इथाइल ईथर, तो यानी कि C6H5O और C2H5, ये हो गया आपका फिनाइल इथाइल ईथर हो गया। इसको हमने क्या काम किया है, इसको हमने HBr के साथ में हीट कर दिया। तो अब आप जानिए कि टूटेगा कैसे, बात इतनी ही समझनी कि टूटेगा। तो आप इतना याद रखो कि ये वाला बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता है, तो इसका मतलब ये टूटेगा तो इसके साथ में H जुड़ेगा, इसके साथ में Br, तो एक तो फिनॉल बन जाए। भाई फिनॉल का बॉन्ड टूटा क्यों नहीं? फिनॉल का बॉन्ड इसलिए नहीं टूटा क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, तो इसलिए एक कंपाउंड आप मतलब C6H5 फिनाइल ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड नहीं टूटा वो इसलिए क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ऑक्सीजन अटैच रहेगा, ऑक्सीजन नहीं टूट पाएगा, इसलिए फिनॉल बनता है और इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये वाला आपका इथाइल ब्रोमाइड है ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करे रहिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड भी ला रहे हैं अगली वीडियो में जो बहुत ही सुपर होंगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पोलराइजिंग पावर इज, देखिए पोलराइजिंग पावर कब बढ़ती चली जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि पोलराइजिंग पावर जितना कैटायन का साइज छोटा होता चला जाएगा उतनी पावर बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहूं इनमें दोनों में साइज एल्युमिनियम का छोटा है और मैग्नीशियम का साइज बड़ा है, इनमें पोटेशियम का साइज छोटा है और सीजियम का, तो आंसर हमारा फिर फर्स्ट वाला ही सही हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लो अच्छे से और इस पर यूपी पीजीटी भी लिख लीजिए साथियों, यूपी पीजीटी आप इस पर लिख डालिए, ठीक। ग्लूकोज इन ब्लड कैन बी क्वांटिटेटिवली डिटरमाइंड विद, अब ग्लूकोज जो है वो ब्लड में कैसे पता करते हैं, कौन सा सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, तो आपको जानकारी देता हूं। टॉलेंस रिएजेंट डालिए, सिल्वर मिरर आपको मिलेगा, अगर मिलता है तो समझ लेना कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है ना। क्वेश्चन अच्छा, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है ये पहचानना है। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर हमें पहचानना है तो फिर मैं बात करूंगा आपसे कि यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एज वेल एज डायमैग्नेटिक। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला देखना है, अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इन्होंने, कारण आपको बताएंगे। ये जितने भी जिंक है, क्रोमियम है, अगर इसको देखेंगे तो ये इनर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि जिंक की डी ऑर्बिटल है, तो इसे कट कर दीजिए। क्रोमियम की कंडीशन है कि हाफ फील्ड स्टेबल है, तो इसके केस में भी ये इनर नहीं हो पाता है।
ठीक है, यहां पर भी आप देखते हैं निकल के केस में भी आप 8 हो जाएंगे तो अंदर वाली डी मिल ही नहीं पाएंगी 6, तो ये भी कट कर दीजिए आप। और वैसे भी यहाँ 6 नहीं मिल पाएंगे आपको, कारण ये है क्रोमियम का अगर कन्फिग्रेशन देखोगे, पेयरिंग भी करा दोगे तब भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर कोबाल्ट में देखते हैं तो कोबाल्ट में ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहां आ जाइए, कोबाल्ट में आ जाइए, तो और डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए, तो बड़ा समस्या होती है, एटॉमिक नंबर सबके दिए हुए, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ी सी आपको गहनता जरूर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने में बिल्कुल हट करके है। अब यहां अगर मैं कोबाल्ट को देखता हूं तो कोबाल्ट 27 होता है, 27 होता है, तो यानी कि अगर मैं 3D में 7 कर देता हूं, यहां 3D कर दिया मैंने, तो यहां 3D में 7 और 4s यहां पर आपका ट्राई पॉजिटिव है, तो ट्राई पॉजिटिव का 2 हो गया, तो ये 6 रह जाएगा। जब ये 6 रह जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गए और एक 6। अगर इन दोनों को यहां ले आता हूं तो D2 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगी, यानी संभावना इसकी पूरी है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन है। साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ जुड़िए। देखिए क्वेश्चन थॉमस स्लैग कौन सा है। थॉमस स्लैग अगर आप जानते हैं तो, अगर कुछ स्टूडेंट जानते होंगे कि थॉमस स्लैग कौन सा है, तो कैल्शियम फॉस्फेट को हम लोग थॉमस स्लैग बोलते हैं। तो कैल्शियम यहां पर मैं लिख देता हूं फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट एक थॉमस स्लैग के नाम से जाना जाता है। सुपर क्वेश्चन है। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो फ्री एनर्जी चेंज कैसा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, तो आपको जितना फॉरवर्ड जाएगी उतनी ही बैकवर्ड जाएगी, तो 0 हो जाना चाहिए वैल्यू, तो यहां पर हम लोग 0 के साथ में चले जाएंगे। उसके बाद आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो कौन सी है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आर्हेनियस इक्वेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो आर्हेनियस इक्वेशन के लिए फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2.303 R, ये आपको पता होना चाहिए, है जानकारी में, ठीक है। E अपॉन 2.303 R, और यहां पर आपका T2 माइनस T1 अपॉन T2 हो जाता है। तो ये आपको फार्मूला आर्हेनियस का पता होगा, लेकिन इसको लिखें कैसे, कौन सी टर्मिनोलॉजी को हम लोग प्रयोग करें। तो देखिए ये यहां पर T तो नीचे, E तो ये है ही, चलो इसको पहले इसको देखें, ये dln अपॉन dt हो गया, चलो ठीक है, तो ये तो सही है। यहां की बात, मुद्दा यहां पर फंसेगा, RT स्क्वायर तो संभावित नहीं है, RT स्क्वायर तो संभावित नहीं है, यानी 38 वाले पर अब हम चले तो RT स्क्वायर क्या संभावित है, RT स्क्वायर संभावित नहीं, माइनस वाला संभावित नहीं है और RT स्क्वायर भी संभावित नहीं है। लेकिन देखते हैं dt से अगर इसे भी डिवाइड कर दें तो क्या कंडीशन बनेगी, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर गहन विचार लगाना पड़ेगा। dln k अपॉन dt इज इक्वल टू, ये इंटरनल एनर्जी हो गई, मतलब वही एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है, अपॉन RT, और ये dt भी, तो ये कैंसिल आउट भी हो सकता है, इसका मतलब स्क्वायर वाला ही सही होगा, ठीक है। सेकंड वाला कि अगर आमने सामने में कंडीशन लगी है और इंटीग्रेशन भी यूज किया गया, डिफरेंशिएशन भी यूज किया गया है, तो इसका मतलब है फिर टी स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, तभी टी बचेगा, नहीं तो टी बचेगा नहीं। तो आंसर आप फिलहाल आपके भी विचार में चाहिए, इस पर अपना विचार भी आप व्यक्त कीजिएगा, अपना आइडिया दीजिएगा इस पर कि आंसर यही सही है या फिर इसमें कोई बदलाव भी लग रहा है आपको। देखिए हम लोग जब भी क्वेश्चंस देखते हैं तो जो परफेक्टनेस हो सकती है हम वहां तक जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई संदेह, तो यहाँ पर कोई शर्म वाली ऐसी बात नहीं है। अगर संदेह लगता है तो आप भी हमसे डिस्कशन करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज में चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू रखें और क्वेश्चन के जवाब भी दीजिए, और साथ ही साथ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाई H2O2, जो H2O2 से कौन रिड्यूस नहीं हो सकता है। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, तो ये बताइए, अब इससे ज्यादा एसिडिफाइड KMnO4 हो सकता है, Ag2O भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, यानी आयरन थर्ड को हम लोग रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो 39 का आंसर बी होगा। अब अगर 40 पे आते हैं, एल्कोहल्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो एल्कोहल तो ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करने के बाद
एल्केन बनाते ही हैं। जैसे अगर रिएक्शन लिखें RMgX प्लस यहां पर हम लोग ROH ले लेते हैं तो आपको पता हो नहीं RH बनता है, बाकी निकल जाता है, तो एल्केन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है? तो जरा 41 वाले पर चले आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा? तो इथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं होगा, ग्लिसरॉल। टार्टरिक एसिड आपको पता होना चाहिए, टार्टरिक एसिड जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। यहां पर OH, यहां पर H और यहां पर 4 कार्बन होते हैं ना, यहां पर आपका H और यहां पर OH और एक COOH। मीजो कंपाउंड, फिर इसका आप D और L बना सकते हैं, ये आपने मीजो बना दिया, आप D और L भी बना सकते हैं, तो टार्टरिक एसिड होगा यहां पर। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर लगा लीजिएगा। इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है, ये कंपाउंड बना है, यहां पर क्या कंपाउंड बनेगा वो बताना है। तो चलिए 42 वाले पर चले आते हैं। 42 वाले का जवाब क्या होगा? इसमें भी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ये कंपाउंड कौन सा है, और अमोनिया के साथ X डायरेक्ट, तो 8 कार्बन है, तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हम 6 कार्बन का मान लो बेंजीन ले लेते हैं और 2 और लगाने पड़ेंगे इसमें, तो यानी कि अगर मैं 2 ऐसे लगा देता हूं तो ऑक्सीजन 4 है। अब जरा चेक भी कर लेते हैं, यहां पर ये हो गए 2 और यहाँ 1 2 3 4 और 2 6 हो गए, ठीक है 8 हो गए इसी के। ये थैलिक एसिड बना है और थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ में हीट करेंगे तो आपका अमोनियम थैलेट बन जाता है, यानी COONH4 यहां पर भी बन जाएगा, COONH4। इसे हीट कर दीजिए, इसे हीट करेंगे तो आपका कंपाउंड जो है पहले तो थैलीमाइड बनेगा, ये बनेगा आपका थैलीमाइड, ये कंपाउंड बनेगा, नहीं सॉरी, पहले आपका NH2 आ जाएगा, यहां पर NH2 आ जाएगा, ठीक है, एमाइड बनेगा। और जब एमाइड बनेगा तो उसको भी गर्म करेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। इसको गर्म करेंगे आप तो यहां पर CO वाटर निकलेगा ना, CONH2 आ जाएगा दोनों तरफ। फिर आप हीट करिएगा तो फिर आपका क्या करना पड़ेगा, यहां से एनहाइड्राइड बनाना पड़ेगा और अमोनिया आपको रिड्यूस निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंपाउंड आप रिएक्शन करके बना सकते हैं। अच्छा कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट है, थैलिक एनहाइड्राइड आप बनाएंगे, अमोनिया के साथ हीट करेंगे। एक्स क्या था, वो अमोनिया वाला नहीं पूछा है, एक्स क्या कंपाउंड था ये पूछा है उसने, ठीक है, हीट करना है डायरेक्ट। तो चलिए एक तरीका ये भी कि आप आगे न जाएं, पहले ही हीट कर दें। तो चलिए पहले हीट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। पहले हीट करेंगे तो थैलिक एनहाइड्राइड तो बनना ही बनना है, क्योंकि उस रिएक्शन को मैंने हमेशा बताया है कि यहां से वाटर निकाल दीजिए। तो आगे जाना नहीं, हम आगे चले गए थे, आगे हमें जाना ही नहीं था, उसको नहीं गर्म करना था, पहले कंपाउंड ये है थैलिक एनहाइड्राइड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट बन जाएगा। आगे से भी बन सकता है कंपाउंड, लेकिन लेंदी रिएक्शन है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं होगा, पहले ही हो जाना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन पर आए हुए हैं। When thiosulfate ion is oxidized by iodine, when thiosulfate ion is oxidized by iodine, तो आपको पता होना चाहिए टेट्रा थायोनेट बनता है। क्या बनता है? टेट्रा थायोनेट बन जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आपने 43 वाले का जवाब ढूंढ लिया, टेट्रा थायोनेट, ये वाला है ऑप्शन, टेट्रा थायोनेट, बहुत ही जबरदस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर, कौन सी इसमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी? तो 44 वाले पर चल लेते हैं। 44 वाले में ये तो पॉसिबल है भाई, इसको रिप्लेस कर देगा, ये भी पॉसिबल है, और Cu भी रिड्यूसिंग, लेकिन KBr जो है वो यहां पर रिप्लेस नहीं कर पाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं साथियों, बताइएगा जरूर। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। सी वीड इज एम्प्लॉयड, तो आपको पता है, ये तो इंटर में पढ़ते थे, जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे, ठीक है, तो कलीचे से पढ़ते थे ना, तो आयोडीन का निर्माण होता है, I2 का निर्माण होता है, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ही मस्त हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर कर लीजिए। कलर ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन इज डिसअपियर्ड बाय शेकिंग इट विद, अभी मैंने बताया था कि आयोडीन का कलर कैसे जो है वो डिसअपियर हो जाता है, इस चीज के जवाब मैंने अभी आपको दिया था। तो आप बताएंगे कि कौन इसमें डिसअपियर कर देगा। तो अभी आपके सामने ऑप्शन मैंने शुरुआत में ही बिल्कुल दे दिया था, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप देंगे। 46 वाले का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूं, इसका जवाब आपको मैंने अभी दिया था, तो इसमें आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आंसर इसका दीजिएगा
कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा कंपाउंड होगा। आपको हिंट यहां से मिल रहा होगा अभी ऊपर वाले क्वेश्चन से। 47th वाले क्वेश्चन पर चल लेते हैं, 47th वाले, ठीक है। तो यहां पर आ जाइए, 47 वाले पर आपको बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, संभावित है। 50 ml, अब आपको क्या करना है, इतना यूज टू न्यूट्रलाइज अमोनिया बाय 1 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन निकालना है, ठीक है। अब आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए यहां पर आपको मेथड लगाना पड़ेगा, और अमोनिया वाला जब मेथड लगता है तो या तो जेल्डाल मेथड लगता है या फिर ड्यूमास मेथड लगता है। तो आप फिलहाल, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन की खास बात आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन यहां पर ये जान लीजिएगा कि क्वेश्चन बहुत ही सुपर है, और ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली में शॉर्ट टर्म क्वेश्चन इसे भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में संभावित हो सकता है, संभावना इसकी हो सकती है। तो चलिए इसको एक तरफ से हम लोग सॉल्व करेंगे, और दूसरी चीज आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन 2 4 5 आप लगा ही लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की संभावना पूरी हो जाती है। तो चलिए एक तरफ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और आंसर देखते हैं कि क्या आता है इसका आंसर। शुरुआत कर लेते हैं, तो चलते हैं एक साइड से करेंगे, यहां पर कर लेते हैं। तो यहां पर पूरा हमारा, सब लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या है, अमोनिया की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं H2SO4 के साथ में, तो आपको पता होना चाहिए 2H2SO4 लेंगे और बना देंगे अमोनियम सल्फेट। NH4 का होल ट्वाइस SO4 बन जाता है, जिसका नाम अमोनियम सल्फेट है। अब अगर हम H2SO4 जो है वो N/5 का यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए N/5 नॉर्मेलिटी का है, तो मतलब नॉर्मेलिटी जो है वो N/5 दे रखी H2SO4 का। इसका मतलब हुआ कि अगर 1/5 लिखे तो पॉइंट, यानी कि 0.2 नॉर्मल हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब H2SO4 की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम कितना है, इसको लिख सकते हैं, तो यानी कि वॉल्यूम है 58 ml। देखिए 58 ml इंटू नॉर्मेलिटी 0.2 हो जाती है, तो मतलब हुआ कि हम इसके मिली इक्विवेलेंट बना लें। इसी तरीके से ये ml हो गया और ये आपका 0.2 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मिली इक्विवेलेंट आपके बन जाएंगे, ठीक है। और मिली इक्विवेलेंट कितने बनेंगे, देख ले, 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, तो यानी कि 11.6 मिली इक्विवेलेंट बन जाएंगे H2SO4 के। ये बात समझ लीजिए। अब हम चाहते हैं कि इसका जो है मास निकाल लें, तो मास कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। फार्मूला नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ऊपर आ जाता है इक्विवेलेंट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर आ जाता है। तो अब आप ये बताइए कि हम लोग इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन के कंसीडरेशन में करते हैं, तो नाइट्रोजन का अमोनिया में निकालना पड़ेगा। नाइट्रोजन का है ना, परसेंटेज किसकी पूछी है, रुक जाइए, परसेंटेज नाइट्रोजन पूछी, तो नाइट्रोजन को 14 होता है इक्विवेलेंट मास, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट हो गए ये, और आपका मास हो गया इक्विवेलेंट वेट, इसका अगर निकालोगे इक्विवेलेंट वेट तो 14 ही रहेगा। और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, अगर हम लोग वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम 1 लीटर में निकालेंगे ना, तो 1000 कर दीजिए। तो मतलब ये अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक बार हम अपना कैलकुलेटर प्रयोग करेंगे और उस कैलकुलेटर की मदद से हम लोग कैलकुलेट करते। तो 1 मिनट हम अपना कैलकुलेटर ऑन कर ले। ये हमारा कैलकुलेटर भाई, मोबाइल कहाँ गया, ये कैलकुलेटर हो गया। अब इसमें 11.6 मल्टीप्लाइड बाई 14 और ये आ गया आपका 162.4, डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो पॉइंट ये हमारा आ गया है 0.16। और अगर 160 वैसे तो आया हमारा है 162, तो यहां पर आ गया आपका 0.162, ये हमारा आ गया। अब ये आने के बाद क्या, अगर परसेंटेज निकालनी, तो परसेंटेज का मतलब हुआ कि हमें ये पॉइंट 2 बार लग गया है, सॉरी पॉइंट यहाँ पर 2 बार लग गया ये। अब परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर आंसर हमारा ये वाला आ जाएगा 16.2, है ना। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन की भरमार
रहती है जो शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट किए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आईयूपीएससी नेम बड़ा लंबा है यार, आईयूपीएससी नेम बड़ा खतरनाक दे दिया। तो चलिए इस आईयूपीएससी नेम को भी हम लोग भाप लेते हैं, आप बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन आप बताइए, मैं चाहता हूं आप बताएं, क्योंकि आईयूपीएससी नेम बहुत नॉर्मल है, सिंपल है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे चाहता हूं कि इसका भी आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर आप दीजिएगा, ठीक है, आंसर दीजिए, याद रहेगा ना। इस क्वेश्चन को करेंगे आप 49। आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज, ठीक, आईयूपीएससी नेम बताना है तो ये भी बड़ा सरल है। तो यहां से 1 2 3 4, तो अगर नंबरिंग यहां से करते हैं तो 3 ऑक्सो हो जाएगा, कीटो लगा सकते हो, और ब्यूटेनोइक एसिड, तो 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड है ए वाला, ठीक। चलिए यहां पर चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा स्लाइड हिल गई है यहाँ पर, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी स्लाइड थोड़ी सी हिली है, लेकिन हाँ मैं बताता चल रहा हूँ कि ये कंपाउंड आपके सामने है, सी हो गया, यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर आपका I हो गया, यहाँ पर आपका Cl हो गया, यहाँ पर आपका H3C हो गया। अब इसका आईयूपीएससी नाम बताना, तो पहली बात तो आपको बताऊंगा, ये आपका हाइयर, इन दोनों में देखो तो ये हाइयर लोअर हो गया, ये आपका हाइयर, तो ट्रांस तो लगना ही लगना है। ट्रांस में नाम दो दे रखे हैं, ट्रांस में नाम दो दे रखे हैं, तो दो में एक तो ये 3 आइडो, तो इसका मतलब नंबरिंग जब करेंगे हम लोग तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ट्रांस 3 आइडो, और यहां से 1 2 नंबरिंग करें 1 2 3, और यहां से नंबरिंग करें 1 2 3, तो 3 पे आइडो आ ही रहा है, तो ये तो हमें मतलब है 100% है कि 3 पे ही लाना है। और 2 पर क्या है, क्लोरो है, तो Cl पहले आएगा, तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो 2 क्लोरो 3 आइडो ढूंढिए, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो, यानी कि ये वाला है, ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो ब्यूट 2 इन हो जाएगा, पेंट 2 इन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप कर डालिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप करिए। हम आपसे चाहेंगे कि हम आपसे अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कशन करें। न्यूमेरिकल को तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो क्वेश्चन टू द पॉइंट है उनको जरूर करना चाहिए। 51 वाले क्वेश्चन पर चले आते हैं। 51 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। आयनिक क्यूबिक हैज द यूनिट सेल कंसिस्टिंग ए आयंस एट द कॉर्नर, ए जो है कॉर्नर पर है, तो मतलब 1/8 × 8 इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू तो हमारी 1 आ जाती है, और बी कहां पर है, फेसेस पर है, तो बी हमारे 3 आ जाएंगे, तो AB3 हमारा फार्मूला आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग AB3 यहां लिख भी देते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो AB3, ए कॉर्नर पर है और बी सेंटर फेसेस पर है, तो फार्मूला क्या होगा, तो AB3 होगा, सिंपल है। 52 वाले पर चले आते हैं, 52 क्वेश्चन पर चले आते हैं, इसको आप करेंगे, मैं बताता हूं आपको। द वेपर प्रेशर ऑफ द लोरिंग कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ द 100 ग्राम ग्लूकोज, मॉलिकुलर वेट इतना दिया है, इतने ग्राम वाटर मिलाया, वेपर प्रेशर इतना दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर P0 माइनस PS अपॉन P0 लगा दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर जो है 23.8 मिली मरकरी दिया हुआ है, तो ये सॉल्यूशन का दिया है, प्योर 1 एटमॉस्फेयर होता है, यानी कि 760 मिलीमीटर आप मरकरी यहाँ रख दीजिएगा, तो मिलीमीटर में तो 760 माइनस हो जाएगा 23.8, यहाँ 760 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना W2 यानी कि X2 होता है, तो W2 अपॉन M2, और नीचे आपका W1 अपॉन M1 रख लीजिएगा, और वैल्यू पुट करके आप सॉर्ट आउट कर दीजिएगा, कैलकुलेट करके आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। W2 कितना दिया है, W2 आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, और इसका मॉलिकुलर वेट तो या 342 हो गया, 342 हो गया, और नीचे वाटर कितना है, 1000 ग्राम है, तो वाटर 1000, मॉलिकुलर वेट पता ही है। तो अब इसका मतलब हुआ कि हमें वेपर प्रेशर लोअरिंग, तो यानी कि ये तो निकालना है, सॉरी लोअरिंग, द वेपर प्रेशर लोअर्ड बाय द एडिशन ऑफ 100 ग्राम इतना, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, अच्छा ये निकालना है, यहाँ रखना नहीं है आंसर, ये निकालना है, ये रखना नहीं भैया, निकालना है, सॉरी ये निकालना है, यहाँ पर P0 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये P0 हो गया, ये P0 हो गया, बाकी वैल्यू तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं ना, P0 माइनस 23.8 इज इक्वल टू 100 ग्राम बटे आपका हो गया 100 ग्राम बटे 342 हो गया, ठीक कर लेंगे ना आप इसे। इसके बाद मल्टीप्लाइड में नीचे हो गया आपका 1000, तो 1000 तो नीचे रहने दो, और मास और ऊपर वाटर का
ये 18 हो गया इसको, और ये P जो है मल्टीप्लाई में, इन सब के मल्टीप्लाई में आपका P नॉट आ जाएगा। ठीक, तो अब आप क्या कर लेते हैं, इसको आप पहले घटा लीजिए, फिर इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू आप कर सकते हैं, जरा मैं कैलकुलेटर से अगर चाहूँ तो करूँ, देखूँ, चलिए देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए, नहीं आप कहेंगे सर किया नहीं। तो ये हो गया आपका 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 18, ये हो गया 18, 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 342, ठीक, ये हो गया 5.26 आ गया, ठीक है, ये आ गया और फिर इसके बाद डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 1000, ये हो गया आपका 0.005। तो डिफरेंस तो बहुत कम आएगा, 0.005 में डिफरेंस आपका बहुत कम आएगा, इसका मतलब माइन्यूट डिफरेंस आएगा, इसमें से घटाना पड़ेगी वैल्यू को। तो जो माइन्यूट डिफरेंस है वो कितना आएगा, ये जाएगी वैल्यू उधर, और पी नॉट में से पी ये घटेगा, एक घट जाएगा, ठीक है, ये गया उधर, ये घटेगा नहीं, ठीक। तो ये डिफरेंस तो बहुत माइन्यूट, एक बार आप लोग कैलकुलेट करिएगा, चलिए इस कैलकुलेशन को करिएगा। माइन्यूट डिफरेंस मेरे में आ रहा है, तो आपके में क्या आ रहा होगा, मेरे में तो पॉइंट्स में आ रहा है, तो 0.15 है, इससे मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आंसर क्या आएगा, 0.005 मल्टीप्लाइड बाई, अगर मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई पी हो जाएगा, ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक आ रही है। 100 ग्राम सुक्रोज हो गया, 342 से किया, ठीक, अपॉन में हमने लिया, वो तो पूरा ही लेना पड़ेगा इसको, तभी आएगा आंसर, क्योंकि आंसर में डिफरेंस बहुत माइन्यूट है। एक बार आप लोग इसे मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करके प्लीज हमें भेजिएगा, क्योंकि ये समय कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, ये पूरा रखना पड़ेगा, W2 अपॉन M2, और नीचे W2 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। अब ये पूरा रखना पड़ेगा, तभी आंसर सेट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिलहाल आंसर से हम लोग चेक करेंगे, आप लोग एक बार इसका आंसर में भेजिएगा। 52 वाले का आंसर आप कैलकुलेशन करना है, बाकी तो सब फार्मूला ओके है, कैलकुलेशन कुछ समय मार्क कर रही है, इसलिए मैं यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यूटी आगे ले रहा हूँ, ठीक। चलिए इसके बाद चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर, प्लीज आप भेजिएगा जरूर, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आंसर जरूर भेजिएगा। 53 वाले पर चले आते हैं। 53 वाला कह रहा है कि यहाँ पर बॉइल्ड टेम्परेचर, रॉन्ग कौन सा है, तो बॉइल्ड टेम्परेचर तो ये होता ही नहीं है, बॉइल्ड टेम्परेचर में यहाँ पर 27 RB होता है, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिए, गलत हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हटा दीजिए, बाकी सब राइट है। क्रिटिकल प्रेशर 27 B स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 27 RB TCO क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, और क्रिटिकल वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा कि कोई चीज आती है कैसे आती है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इन चीजों पर थोड़ा भी ध्यान दे लेंगे तो फिर मैं मानता हूं कि आपके क्वेश्चन मैक्सिमम सही हो जाएंगे। और ये चीजें अधिकतर एग्जामिनेशन में आप ये मान के चलिए पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर AR लिखा है ना, तो यहाँ पर मतलब अगर हम इसको सही भी देखना चाहें कि आंसर क्या होगा, तो RB यानी कि मैंने बोला TB इज इक्वल टू हो जाता है B अपॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पर A अपॉन RB हो जाता है, ये वाला ऊपर जाएगा, नीचे भी A अपॉन RB हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो इन चीजों का भी थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो 54th वाले पर चले आते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 54 वाला क्वेश्चन, 54 वाले का आंसर तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालनी, बहुत बड़ा काम इसमें है भी नहीं। तो आप क्या करिएगा कि ये आपका दिया है 20, यानी कि कुछ नहीं है, डिसोसिएशन किया, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इन वाटर को लिए एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पर माइनस का 20.6 हो गया, और ये भी माइनस करोगे तो माइनस का 8.8, जरा जोड़ के देख लेते हैं, 8.8 इसमें जोड़ते हैं, ये हटा दीजिए इधर से, माइनस का ये भी होगा तो माइनस माइनस का जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा। आगे की जगह मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो 8 से 14 के 4 हाथ से लगाइए, क्या 9 हो गया, और यहाँ पर ये 9 हो गया, 29.4 हो गया। तो 29.4 ये बी वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात नहीं, 29.4 माइनस का आएगा, याद रखिएगा। द अकरेंस ऑफ द रिएक्शन इज इम्पॉसिबल,
कहां पर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो अगर डेल्टा एच की डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव ले लें, ये भी पॉजिटिव ले लें और इसकी वैल्यू ज्यादा ले लें, तो फिर इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल नहीं, प्लस में वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट। एस्पिरिन क्या होता है? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक दोनों का काम करती है एस्पिरिन, तो 56 वाले का जवाब हमारा फर्स्ट हो जाता है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, सुपर से भी अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो इन क्वेश्चंस को मैं जरूर वहां पर पहुंचाऊंगा। बहुत ही सटीक आंसर, सटीक क्वेश्चन, वेरी जबरदस्त फ्लो हमारा है। 57 पर चले आते हैं। द सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द प्लांट सेल वॉल इज और विच कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? तो प्लांट सेल के लिए सेलुलोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वही अगर आप सेलुलोज हटा दीजिए तो इसका मतलब उसको नुकसान हो जाएगा, फूड नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए जो क्लोरोफिल के अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट है वो सेलुलोज है। सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एक रबर होती है जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, तो इनको कट कर दीजिए और इसको आप टिक कर लीजिए। बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट, 58 और हम लोग 60 पर जाकर के विरामावस्था पर रुकेंगे और एक बार कल हम पूरे क्वेश्चन डालेंगे, आपको 120 पूरे ले जाएंगे। तो एसिटामाइड इज ट्रीटेड, एसिटामाइड को ट्रीट करते हैं विच गिव द मिथाइलेमिन, कौन? तो आप ये बताइए, एसिटामाइड हमने लिया है, तो एसिटामाइड को अगर हम लोग NaOH यानी कि हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन का नाम आपने सुना होगा, ये हॉफमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन का एग्जांपल है। आज का आखिरी क्वेश्चन 60th वाले क्वेश्चन पर चले आते हैं। 60th वाला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव द हाईएस्ट स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर n। तो अगर दोनों के इवन नंबर होते हैं तो ज्यादा स्टेबल माना जाता है एज कंपेयर टू ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर में ही प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर थर्ड वाले पर हम लोग चल लेते हैं। इन इथेनॉल विच बॉन्ड डिसोसिएशन हेट्रोलिटिकली मोर रेडली, तो यानी यहाँ पर हेट्रोलिटिकल होने के चांस जल्दी कहाँ है? यहाँ पर तो है ही नहीं, ये डिफरेंस नहीं। यहाँ पर भी हो सकते थे लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, लेकिन ये वाला अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो फोर्थ वाले पर हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम ऑफ द हीलियम, स्पेक्ट्रम ऑफ द हीलियम इस किसके समान होगा, किसके सिमिलर होगा? तो इसको देखते हैं तो आपको बताएंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका 2 है और लिथियम प्लस का भी वही आएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर मैं दूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये कंपाउंड आपके सामने है, ये रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन है। द सेम रिएक्शन कौन दे सकता है? तो ये कैनिजारो नहीं देता, ये भी नहीं देता, ये भी नहीं देता, लेकिन यहाँ पर अल्फा नहीं है तो ये कैनिजारो आपको देता है। तो इसका मतलब सिमिलर रिएक्शन यही कैनिजारो दे सकता है। 64 पर चले आइए। द करेक्ट CX बॉन्ड की पोलैरिटी कहां पर आपको ज्यादा हो, पोलैरिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढिए ना, तो इसका मतलब है ये Cl, ये Br, ये I, मतलब 64 वाले का अगर मैं जवाब देता हूं तो थर्ड पर चला जाऊंगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं साथियों, एक बार आपके कमेंट से उम्मीद जरूर करूंगा। 65 पर व्हाट हैपेंस व्हेन मिक्सचर ऑफ द एसिटाइलिन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर लिंडलार कैटालिस्ट के ऊपर से जब पास करते हैं तो सोचना बिल्कुल नहीं है, लिंडलार कैटालिस्ट पर पास करेंगे तो कंट्रोल्ड हो जाएगी, एल्केन नहीं बनेगा, एल्कीन बनेगा, मतलब इथाइलिन बनेगा। ये बात ध्यान दें। अदरवाइज अगर लिंडलार कैटालिस्ट हटा दीजिए तो इथेन बन जाएगा। ओजोन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई द वाटर, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। और दूसरी बात है स्मेल, क्लोरीन में फाउल स्मेल, मतलब ऑल यहाँ पर लगाएंगे, सभी की वजह से हम लोग ओजोन को यूज करते हैं और क्लोरीन को यूज नहीं करते हैं। सम ऑफ द पोलर क्रिस्टल हैव व्हेन हीटेड विद टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस करता है? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने में बहुत मदद करते हैं। लेकिन कह रहा है कि सम ऑफ द पोलर क्रिस्टल व्हेन हीटेड, जब हीट करते तो हीट का मतलब यहाँ पर पायरो हो जाता है, तो यहाँ फिलहाल आंसर फेरो नहीं पायरो होगा। अगर हम केवल यहाँ पर हीट वर्ड नहीं होता तो बढ़िया नेचर फेरो का होता है, लेकिन हीट वर्ड आया तो हीट का मतलब पायरो मतलब हीट होता है। व्हाइट लेड किसे कहते हैं इसको बताइएगा। व्हाइट लेड, तो लेड कार्बोनेट और लेड हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को लेड हम लोग व्हाइट लेड के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कौन प्रयोग नहीं कर सकते? तो भाई साहब NaCl को नहीं कर सकते, इसके लिए हमें लुईस एसिड की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते। तो 69 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं। अब हम लोग 70 से लेकर के 125 तक के क्वेश्चन कल लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। बहुत ही बेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। थैंक यू, गुड डे।